वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, आज बात करेंगे हम लोग 27 दिसंबर 2021 में पूछे गए हिंदी के 15 पेडागोजी का, और अच्छे से एनालिसिस करेंगे और काउच के साथ इसका आंसर करेंगे। क्योंकि आपको अगर सीटेट में एक अच्छा स्कोर करना है तो आपको दोनों लैंग्वेज में अच्छा स्कोर कवर करना होगा। अगर आप लैंग्वेज में अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो आपका सीटेट स्कोर अच्छा रहेगा। तो शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है। एक अच्छा पाठ्य पुस्तक का इनमें से जो है कौन सा एक अच्छे पाठ्य पुस्तक में होना जरूरी नहीं है। पहला है भाषा एवं शब्द भंडार। देखिए, एक अच्छा पुस्तक में अच्छा भाषा होना बहुत ज़रूरी है। अगर भाषा अच्छे रूप से होगा, अच्छे शैली से होगा, तो बच्चे को वो पढ़ने में भी इंटरेस्ट लगेगा और समझ भी बच्चे का एक अच्छा बनेगा। तो ये तो होना चाहिए। आपको नेगेटिव ढूंढना है। विषय वस्तु, जो पाठ्य पुस्तक है उसका विषय वस्तु बहुत अच्छा होना चाहिए, कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, ये भी सही है। 3 में शैली एवं योजना। वही बात है कि भाषा लिखने की जो शैली होती है और योजना जो होगा वो बुक की अच्छी होनी चाहिए, तो ये भी सही है। और 4 में है मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना। देखिए, एक अच्छा पाठ्य पुस्तक में ये जरूरी नहीं है कि उसमें अच्छा जिल्द चढ़ा हुआ हो या उसमें अच्छा प्रिंट हो, मुद्रण में है, मतलब कॉन्टेक्स्ट के में प्रिंट हो तो अच्छा है, लेकिन आप जिल्द पर कोई अच्छा प्रिंट डालना या मोटा जिल्द चढ़ाना या एक अच्छा जिल्द चढ़ा देना, ये ज़रूरी नहीं होता है एक अच्छा पाठ्य पुस्तक में। तो 4 ज़रूरी नहीं है और जो गलत है वही सही है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक अध्यापिका 5वीं कक्षा के अपने विद्यार्थियों को 6 वाक्यों का एक छोटा अनुच्छेद 2 बार सुनने के लिए कहती है। क्या करती है कि एक अनुच्छेद को, छोटा सा अनुच्छेद है 6 वाक्य का, उनको सुनने के लिए 2 बार कहती है। फिर विद्यार्थियों को 4-4 समूह में सुने हुए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहती है। ये शिक्षण विधि विधि का कौन सा रूप है। तो देखिए, बच्चे को पहले सुनने के लिए कहती है 2 बार। तो जब तक बच्चे गौर से सुनेंगे नहीं, अब तक उस चीज़ को समूह में या अकेले भी उस चीज़ को लिख नहीं पाएंगे। तो यहाँ कौन सा विधि, ये कौन सा विधि है शिक्षण का। देखिए, सुनने वाली बात जहाँ आएगी तो क्या है, श्रुत लेख है। श्रुत लेख एक अनुच्छेद का क्या है, श्रुत लेख है, क्योंकि यहाँ सुनने वाली बात हो रही है। देखिए, खुद से रचना की कोई बात हो नहीं रही है। श्रवण एवं भाषण, श्रवण तो क्या हुआ, सुनना, लेकिन भाषण वाली कोई बात है नहीं है, बोलने की कोई बात हो नहीं रही है। वाक्य आधारित श्रुत लेख भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ वाक्य की बात नहीं हुई, एक अनुच्छेद है और अनुच्छेद को सुन के फिर लिखना है अपने भाषा में। तो क्या है कि अनुच्छेद का श्रुत लेख। तो सी इज़ द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अध्यापिका को पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी सीखते समय अनुच्छेदों की विस्तृत व्याख्या एवं रचना को समझने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। कि टीचर को जो है, अध्यापिका है, उनको पता चल जाता है कि बच्चे जो है अनुच्छेद को विस्तृत व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं और रचना को समझने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। तो ये क्या है, टीचर ने बच्चे की गलती जहाँ है, बच्चे जो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे के काउच को उन्होंने जान लिया। अब जो काउच को जानने के बाद वो क्या कर रही है, उन्हें एक समृद्ध शब्द भंडार देती है और कुछ युक्तियों का सुझाव देकर उन्हें उनका अभ्यास करवाती है। इस तरह कुछ समय पश्चात उसके विद्यार्थी भाषा सीखने संबंधी सभी कठिनाई दूर कर पाते हैं। अध्यापिका ने किस प्रकार का आकलन किया। तो सबसे पहले उन्होंने काउच को जाना कि काउच क्या है, बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, और उसके बाद उसका उन्होंने इलाज किया। तो इसको क्या बोलेंगे, निदानात्मक आकलन, कि बच्चे का निदान करवाया उन्होंने। तो जब तक बच्चे के काउच का पता नहीं चलेगा तो आप बच्चे को की गलतियों को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो ये निदानात्मक आकलन है। देखिए, रचनात्मक आकलन ये है नहीं। रचनात्मक फॉर्मेटिव को बोला जाता है जो क्लास के दौरान हम लोग करते हैं। योगात्मक साल के अंत में या वीकली जो टेस्ट होता है इसको कहते हैं। और एक होता है स्थानात्मक आकलन। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी भाषा की परीक्षा टेस्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है। कि जब आप बच्चे का एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, कोई टेस्ट लेना चाह रहे हैं, तो क्या ज़रूरी नहीं है बच्चों के लिए के एग्ज़ाम पेपर को बनाते समय, तैयार करने में शिक्षण उद्देश्यों का महत्व देना, बिल्कुल ये ज़रूरी है। जब आप बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं तो एक उद्देश्य होना चाहिए
कि आप किस शिक्षण के विधि के तहत पढ़ा है, तो ये इस उद्देश्य का महत्व देना जरूरी है। दूसरा है प्रश्नों के विविध रूपों का महत्व देना। आप प्रश्न जब तैयार करते हैं इसको कई रूप दीजिए, कई तरह के प्रश्न पूछिए बच्चों को, तो ये भी सही है। थर्ड में कठिनाई के स्तर को महत्व देना। आप किस स्तर के क्वेश्चन बना रहे हैं, आप बच्चों को क्या करें, पहले सरल क्वेश्चन दें, फिर थोड़ा सा सरल से विशिष्ट की ओर जाए, तो ये भी ज़रूरी है। और थर्ड में है लेखन की विविध शैलियों को महत्व देना, कि लेखन ने किस किस जो आप लिखेंगे उसके अलग अलग तरीके को आप महत्व दे रहे हैं आपके अपने क्वेश्चन पेपर में। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं तो आप लेखन की विविध शैलियों को इसमें महत्व नहीं दीजिए। वो तो बच्चों का काम है कि किस विधि से बच्चे आंसर करेंगे नहीं करेंगे, आपको ये ज़रूरी नहीं है। तो 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक श्याम पाठ पर स्पष्ट लेख में कुछ शब्द लिखता या लिखती है और विद्यार्थी उन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि वर्तनी सिखाने की इस तकनीक से मेल खाती है? तो यहाँ क्या करते हैं कि शिक्षक कुछ शब्द को लिख देते हैं बोर्ड पर और बच्चे उसको अपने अभ्यास के जो पुस्तिका जो किताब उनके पास कॉपी है उनमें उस बात को लिखते हैं। तो ये कौन सी विधि वर्तनी को सिखाने की इस तकनीक से मेल खाती है? देखिए, लेखन के, आप इसको नोट्स कर लीजिए, लेखन के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के लेखन होते हैं? 3। एक होता है अनुलेख। अनुलेख में क्या होता है कि जैसे का तैसे उतार देना, इसमें कुछ भी गलती मत नहीं करना, बच्चे बोर्ड में जो भी लिखा हुआ है सेम टू सेम उसको उतार देना। और एक होता है, ये तो हुआ क्या अनुलेख, एक होता है प्रतिलेखन विधि। प्रतिलेखन में क्या होता है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पत्र या पत्रिका या किसी जनरल जो पत्रिका होता है उसके किसी भाग को उतारना या अनुकरण के द्वारा लिखना, मतलब नकल करके लिखना या अनुकरण के द्वारा लिखना, इसको प्रतिलेखन बोला जाता है। और एक होता है सरुत्लेख। सरुत्लेख में क्या होता है, बच्चे जब सुनकर किसी चीज़ को उतारते हैं तो उसको सरुत्लेख बोलते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं कि बोर्ड से बच्चे उतारते हैं और स्वतंत्र रूप से उतारते हैं। तो अगर बोर्ड से सिर्फ उतारते हैं तो यहाँ होना चाहिए अनुलेखन विधि, लेकिन अनुलेखन विधि ऑप्शन में नहीं है। इसका एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्वतंत्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है तो अनुलेखन आंसर होना चाहिए, लेकिन अनुलेखन ऑप्शन में नहीं है। तो हम क्या देंगे, प्रतिलेखन विधि, क्योंकि प्रतिलेखन और अनुलेखन में ज़्यादा अंतर नहीं है। अनुलेखन में जैसा का तैसा उतारना बोर्ड से, और प्रतिलेखन में होता है कि बच्चे क्या करेंगे, स्वतंत्र रूप से किसी पत्र पत्रिका का किसी भाग को अनुकरण करके जब बोर्ड से उतारेंगे। तो यहाँ पर कौन सही होगा, प्रतिलेखन विधि। और खेल विधि तो अलग है कि खेल के माध्यम से जिस चीज़ को सिखाया जाए, अभ्यास या ड्रिल विधि बार बार किसी चीज़ को जब कराया जाए, और सरुत्लेख विधि होता है सुनकर उतारना, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर। एक बालक भाषा सीखते समय निम्नलिखित कठिनाइयाँ अनुभव करता पाया जाता है। जब बच्चे क्या करते हैं, भाषा सीखते हैं, तो वो 4 परेशानी पाया जाता है। पहला, नाम तथा अक्षरों की ध्वनि में सीखने में कठिनाई, ऊंचे स्वर में पढ़ते समय गलतियां करना, शब्दों और वाक्यों को पढ़ते समय दृष्टि बाधा, लेखन कार्य को पूरा करने में अधिक समय लगना। देखिए, यहाँ आपको एक चीज़ देख रहा होगा कि बच्चे को हर जगह कहीं ना कहीं पढ़ने में ही परेशानी हो रही है। यहाँ नाम तथा अक्षरों के ध्वनि को सीखने में कठिनाई, मतलब वो ध्वनि को निकाल नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, यहाँ भी पढ़ते समय गलतियाँ कर रहा है। और दृष्टि बाधा जो है, बच्चे को सही से देख नहीं पा रहे हैं इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो यहाँ भी पढ़ने की बात आ रही है। तो क्या होगा, वाचन वैकल्य, इसको इंग्लिश में बुलाता है डिसलेक्सिया। तो 1 इज़ द राइट आंसर। एक अध्यापिका लखनऊ पर पाठ पढ़ाती है, विद्यार्थियों द्वारा मौन पठन के पश्चात उनसे निम्नलिखित प्रश्न करती है। तो पहले क्या करती है, लखनऊ पर एक पाठ पढ़ा देती है और उसके बाद मौन पठन के पश्चात उसे निम्नलिखित प्रश्न करती है कि हजरतगंज में शोर क्यों नहीं था और लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले अध्यापिका ने क्या किया, पाठ को पढ़ा दिया और बच्चे द्वारा मौन पठन कराया गया। मौन पठन के पश्चात उनसे ये 2 सवाल किया। तो इस तरह के प्रश्न को क्या कहा जाता है? तो एक चीज़ आपको माइंड में रखना है कि मौन पठन जो होता है स्पेशली क्या होता है कि बच्चे उसमें क्या करते हैं, बहुत अपने मन ही मन पढ़ते हैं। इस तरह की मौन पठन कब करते हैं, जब किसी की जीवनी पढ़ना पड़ता है, बायोग्राफी पढ़ना पड़ता है, कुछ अच्छी थ्योरी को पढ़ना पड़ता है, तो तब बच्चे मौन पठन से पढ़ते हैं। इसमें ऊर्जा की भी बचत होती है और ये जो है बच्चे की समझ को भी विकसित करता है। तो उसके मौन पठन के बाद जो प्रश्न किया जाता है इसको कालांतरित प्रश्न बोला जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है कि मौन पठन के पश्चात जब बच्चों से कोई सवाल किया जाए तो ऐसे प्रश्न को कालांतरित प्रश्न कहा जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग।
और एक आसान सा सवाल है, ये मौन पठन पर ही है। निम्नलिखित में से कौन सा मौन पाठ का लाभ नहीं है? जब बच्चे मौन पठन करते हैं, मतलब बहुत धीरे धीरे अपने मन ही मन पढ़ते हैं, तो इनमें से क्या लाभ नहीं हो सकता है? तो 3 लाभ है, एक नहीं है। ये विद्यार्थियों की झिझक और संकोच दूर करता है, इस पर बात करेंगे हम लोग। ये विद्यार्थियों की ऊर्जा बचाता है, बिल्कुल बचाता है। जब बच्चे बोलेंगे नहीं, मन ही मन पर पढ़ेंगे तो उनकी ऊर्जा की बचत होगी। विद्यार्थी समझ एवं चिंतन से अर्थ ग्रहण करेंगे। हमने आपको पहले भी कहा कि जब बच्चे मौन पठन करते हैं तो उनकी समझ विकसित होती है और चिंतन भी होती है। इसलिए आप देखे होंगे कि जो लोग अच्छे आईएएस आईपीएस लेवल की तैयारी करते हैं, वो लोग मन ही मन में पढ़ते हैं, चिल्ला के नहीं पढ़ते हैं, ताकि समझ और चिंतन का विकास हो इससे। और नंबर 4 में यह विद्यार्थियों में स्वतः अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित करता है, मतलब बच्चे के अंदर खुद से पढ़ने की प्रवृत्ति का विकसित करता है। ये भी बिल्कुल सही है। और एक में है, ये विद्यार्थियों की झिझक और संकोच दूर करता है। ऐसा नहीं है, जब मौन पठन करेंगे तो बच्चे बोलेंगे नहीं, जब बोलेंगे नहीं तो उनकी संकोच और झिझक दूर नहीं होगी, तो एक गलत है, ये हमें लाभ नहीं होता है। इसलिए 1 इज़ द राइट आंसर। और ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है, तो आसानी से समझेंगे। अंग्रेजी भाषा के शिक्षण विधि के संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़िए। अंग्रेजी जो भाषा है उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, पढ़िए उसको। ये शिक्षण पद्धति सर्वप्रथम जर्मनी में प्रारंभ की गई। अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए पूरे यूरोप में व्यापक रूप से अपनाई गई है। शिक्षण की इकाई शब्द है, ना कि ये वाक्य है। विशेष सामग्री मानक रूप में विभाजित की जाती है। ये औपचारिक रूप से क्रियात्मक चरणों की ओर जाती है। वाक्य रचना व्याख्या करने में वाक्य रचना का सर्वोत्तम उपयोग करती है। निम्नलिखित में से कौन सी इनकी विशेषताओं को दर्शाती है? देखिए, अंग्रेजी जो होता है हमें सीखना पड़ता है, जिसमें क्या करते हैं, पहले हम नियमों को समझते हैं। क्या करते हैं? हम रूल को समझते हैं, तब हम एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। तो नियमों को समझने के लिए हमें अंग्रेजी भाषा की ज़रूरत पड़ती है, और एग्जाम्पल को समझने में हमें जो है मदर टंग की आवश्यकता होती है। मदर टंग के सहायता से ही हम नियमों को समझ पाते हैं। तो इसको व्याकरण सम्मत अनुवाद पद्धति बोला जाता है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। कथन अ में दिया हुआ है, मूल्यांकन का उपकौशल उपगाम जो किन बिंदुओं में मदद की ज़रूरत है, ये भांपने की अध्यापक की सहज बुद्धि को परिलक्षित करता है। मूल्यांकन जब करते हैं तो बच्चे को कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, ये भांपने में एक टीचर को मदद करती है, बिल्कुल सही है। और 2 में है, लेखन और श्रवण की परीक्षा कई उपकौशलों में बांटा जा सकता है। बिल्कुल सही है, लेखन और जो सुनने की परीक्षा है कई कौशलों में बांटा जा सकता है। एकीकृत भाषा परीक्षाओं द्वारा पूरा किया जाता है। ये भी सही है कि इंटीग्रेट जो भाषा होते हैं उनको परीक्षाओं के द्वारा पूरा किया जाता है। लेकिन बताइए, 1 और 2 के मेल खाता है? नहीं खाता है, क्योंकि इसमें परीक्षण की बात की गई है, यहाँ बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ विकास की बात की गई है। तो दोनों सही है, लेकिन मेल नहीं खाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 3। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक अध्यापिका किसी पाठ सामग्री का आधा भाग स्वयं ऊंचे स्वर में पढ़कर अपने विद्यार्थियों से कहता है कि वह उस पाठ के अंत को अपने अनुसार पूर्ण करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? तो पहले शिक्षिका ने क्या की कि आधा भाग को पढ़ लिया और बाकी आधा भाग को बच्चों को पूरा करने के लिए कहा। तो ये कौन सा गतिविधि है? तो आप इसको इजीली कर सकते हैं कि ये अनुभव आधारित है, क्योंकि बच्चे को आधा पाठ पढ़ा दिया और उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, बच्चे को कह रहे हैं कि आधा को खुद से पूरा करो। तो ये अनुभव पर, यानी आधे को पढ़ने के बाद क्या अनुभव हुआ, ये अनुभव आधारित गतिविधि है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी पद्धति विद्यार्थियों में शब्द भंडार विकसित करने के लिए सर्वोत्तम युक्ति है? मतलब बच्चों में क्या करना है, वर्ड्स पावर को बढ़ाना है। तो इसमें से कौन सा युक्ति को आप अपनाएंगे? समानार्थी एवं विपरीतार्थी शब्दों को याद करना? नहीं, बच्चे को याद करने के लिए कुछ भी नहीं देंगे। दिए गए संदर्भ में नए शब्दों का अर्थ का अनुमान लगाना, इस पर बात करेंगे। प्रत्येक नए शब्द का अर्थ शब्दकोश में देखना, ये भी गलत है। आप बार बार डिक्शनरी में देखने के लिए किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे बच्चों को। सभी नए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना। अब जितने नए नए शब्द आएंगे उतने वाक्यों में अगर प्रयोग करने कहेंगे तो बच्चे इतने वाक्य नहीं कर पाएंगे, या उतने वाक्य करने में बच्चे सक्षम नहीं होंगे। तो ये भी सही नहीं है। और 2 में कि दिए गए संदर्भ में नए शब्दों का अनुमान लगाना, ये बिल्कुल सही है कि जैसे नया शब्द आएगा तो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार बच्चों को बोलेंगे कि इसका मीनिंग निकालो, अनुमान लगाओ इसका मीनिंग का। तो ये सबसे अच्छा युक्ति है, इसलिए सेकंड इज द राइट आंसर। बहुभाषिकता का प्रयोग एक संसाधन के रूप में करना चाहिए, जिससे, सही बात है कि बहुभाषिकता जो है एक रिसोर्स के रूप में इस काम को उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे बहुत सी भाषाएं सीख सकें। देखिए, बहुभाषिता का ये संसाधन का उपयोग करने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे बहुत सी भाषाएं सीख सकें।
ये तो नहीं है। और 2 में है शिक्षक बहुत सी भाषाएं सीख सकें, ऐसा भी नहीं है। 4 में है बच्चे बहुत सी भाषाओं से भ्रमित हो जाते हैं, ये भी गलत है। 3 में है प्रत्येक बच्चा को सुरक्षा एवं स्वीकृति का एहसास हो। देखिए ये इसलिए सही है क्योंकि जब क्लास में आप बहुभाषिकता को प्रमोट करेंगे, सारे बच्चों की भाषा को, घर की भाषा को आप यहाँ वैल्यू देंगे, तो वो खुद को क्या सुरक्षित महसूस करेंगे और उन्हें लगेगा कि मेरी बातों को यहाँ स्वीकृत, यहाँ एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो बच्चे के अंदर जो डर की भावना है वो खत्म होगी। तो इसलिए 3rd इज़ द राइट आंसर। कक्षा में विद्यार्थियों को प्रायः कहानी सुनाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे देखिए कक्षा में बच्चों को कहानी सुनाई जानी चाहिए। इससे क्या होगा, विद्यार्थियों में मनोरंजन होता है, बिल्कुल मनोरंजन भी होता है। इससे नैतिक शिक्षा मिलती है, नैतिक शिक्षा भी मिलती है। जैसे गांधी जी के बारे में बच्चों को सुनाइएगा तो बच्चे के अंदर एक अच्छी मॉरलिटी आएगी, गांधी जी वाली। भाषा को समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाता है, ये भी सही है। और कठिन शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, ये भी सही है कि कठिन शब्दों का, जो कठिन शब्द आते हैं तो उससे बच्चे कहानी के द्वारा परिचित हो जाते हैं। यहाँ पर चारों सही है, लेकिन आपको सबसे बेस्ट खोजना है। तो इसमें देखिए सबसे बेस्ट कौन है, ऑप्शन 3 में। क्यों, भाषा को आप समग्र रूप में प्रस्तुत करेंगे। देखिए जहाँ समग्र की बात आ गई वहाँ सारी चीज़ आएगी, मनोरंजन भी हो जाता है, नैतिक शिक्षा भी मिल जाएगी, कठिन शब्द का भी ज्ञान हो जाएगा, बच्चे नए शब्द सीखने लगेंगे, वाक्यों का प्रयोग करने लगेंगे, अर्थ समझने लगेंगे। इसलिए सी में सब कुछ इंक्लूड है, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, भाषा अर्जन का अर्थ है। भाषा जो अर्जन होता है, यानी भाषा जब सीखते हैं इसका क्या मतलब है। नहीं, भाषा अर्जन मतलब भाषा को एक्यूज कर लेना, ग्रहण कर लेना बिना सीखे हुए, इसको भाषा अर्जन बोलेंगे। किसी भाषा के व्याकरण में नियमों को सीखना नहीं। जब हम अपनी मातृभाषा सीखते हैं तो हम उसके नियम को नहीं जानते हैं, क्योंकि भाषा अर्जन की बात हो रहा है, सीखने की बात नहीं हो रही है। मतलब भाषा को ग्रहण कर लेना खुद से बिना किसी औपचारिक साधन के। तो नंबर 2 में किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना, बिल्कुल सही। कि अनौपचारिक रूप से मतलब बच्चा, जैसे कि कोई बच्चा बंगाल में पैदा हुआ है तो वो बंगाली भाषा सीखने के लिए स्कूल नहीं आता है, वो घर में रहकर इधर उधर करके ही एक अनौपचारिक परिवेश में ही अनजान में सीख लेते हैं। वो कभी नहीं सोचते कि हम ये बंगला सीख रहे हैं। वो बंगला उनका मातृभाषा है, लोगों से सुनकर इंटरेक्ट करके वो सीख लेते हैं। इसलिए सेकंड बिल्कुल सही है। और 3rd में है किसी भाषा का औपचारिक परिवेश, मतलब कि बंगला सीखने के लिए आप क्या जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं जहाँ सभी बच्चे बंगला बोलते हैं, ऐसा नहीं है। वो घर में रहेगा तो वो भाषा का अर्जन कर लेगा, क्योंकि उनके घर में बंगाली बोला जाता है। तो ये भी नहीं होगा। 3rd में भाषा के बारे में सीखना, ऐसा नहीं है कि भाषा अर्जन में हम भाषा के बारे में सीखते हैं, इसलिए सेकंड इज़ द राइट आंसर। और अगर आप अभी तक चैनल में जुड़े हैं तो हम फिर कहेंगे आपको, हम वीडियो के बीच बहुत कम बोलते हैं कि लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपकी मॉरल जिम्मेवारी बनती है, कि नैतिकता भी बनती है कि आप हमें सपोर्ट करें। हम आपको एनालिसिस के साथ सारे सब्जेक्ट करा रहे हैं। और आपको सीटेट में एक अच्छा स्कोर करना है, 120 प्लस का स्कोर करना है, तो आपको सारे सब्जेक्ट को एनालिसिस के साथ पढ़ना होगा। अगर आप सब्जेक्ट को सिर्फ प्रीवियस बना लेंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे, तो आप हो सकता है कि आप एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद, थैंक्स दोस्तों। और आप हमें सपोर्ट करें, हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।